हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन भी पूरे तरीके से अच्छे से अंजाम दे रहे होंगे। आज जो है अंतिम युद्ध शुरू हो गया है, मतलब आज का ही दिन आप लोगों का शेष है। और प्रैक्टिस के लिए मैं एक बार फिर से हाजिर हूं। आज हम लोग मॉडल पेपर 19 सॉल्व करेंगे किरण प्रकाशन का। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कम से कम आज जाते जाते एक लाइक तो सभी लोग कर ही देंगे जितने लोग वीडियो देखें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग 9005124256 पर व्हाट्सएप करें और लिखें यूपी ट्रिपल एस सी पेट पीडीएफ। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। शिल्पकारी, व्यापार या खेती या पशुपालन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका होगा पशुपालन। क्या होगा? पशुपालन। जो ऋग्वैदिक काल में आर्य लोग थे उनका मुख्य जो व्यवसाय था वो पशुपालन करना था। और इसके साथ ही साथ ये लोग कृषि करते थे और कृषि की अपेक्षा ये पशुपालन को अधिक महत्व देते थे। ऋग्वेद में 176 बार गाय का उल्लेख मिलता है। कितनी बार? लगभग 176 बार। ऋग्वेद में 176 बार गाय का उल्लेख मिलता है। इससे ये पता चलता है कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो पशुपालन उनका प्रमुख व्यवसाय था। अगला क्वेश्चन, बिंबिसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बना? अशोक, अजातशत्रु, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु उत्तराधिकारी बना। यानी ये शासक कहां के थे? तो याद रखेंगे मगध के। मगध। और जो बिंबिसार था वो हर्यक वंश से संबंध रखता है। किससे? हर्यक वंश। याद रखेंगे ये हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। हर्यक वंश। और मगध राज्य, जो मगध साम्राज्य था, इस पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश हर्यक वंश ही था। और इनकी जो राजधानी रही वो राजगृह रही। और इसी के शासनकाल में राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मराठी योद्धा शिवाजी के पिताजी कौन थे? शाहजी, संभाजी, पेशवा या नानाजी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, शाहजी भोसले इनके पिताजी का नाम था, जो कि एक शक्तिशाली और सम्मानित सामंत थे। इन्होंने क्या किया था? अहमदनगर के सुल्तान की सेना में एक अश्वारोही, यानी जो घोड़े के जवान थे ये, उससे इन्होंने अपना जीवन आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड बिलिंगटन, लॉर्ड कैनिंग या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ था। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध या वांडीवास का युद्ध या श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वांडीवास का युद्ध। इसी युद्ध के साथ अंग्रेजों ने फ्रांसीसी चुनौती का अंत कर दिया था, क्योंकि इसमें जो फ्रांसीसी थे उनकी भयंकर हार हुई थी, बहुत बुरी पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1914 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या चंपक रमन पिल्लई। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, चंपक रमन पिल्लई ने 1914 में यानी 1914 ईस्वी में राष्ट्रीय दल की स्थापना बर्लिन में की थी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हॉर्डिंग या लॉर्ड बेबल। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लॉर्ड हॉर्डिंग। 1911। कब?
1911 ईस्वी में जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई, तब लॉर्ड हार्डिंग भारत के वायसराय थे। यानी याद कैसे रखेंगे कि जो होर्डिंग थे, उन्होंने होर्डिंग टंगवा दी, होर्डिंग लगवा दी कि अब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली होगी भारत की। याद रखेंगे, होर्डिंग से हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग 1911 से। अगला क्वेश्चन, ए ओ ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहां पर प्यारे व्यूअर ध्यान दें कि इस क्वेश्चन को मींस इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आए, आप पेन से अंडरलाइन पहले करें पेपर पे, वहां देखें कि सही है पूछ रहा है या सही नहीं है पूछ रहा है, क्योंकि यहां पर बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। तो आइए देखते हैं, यहां पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। वह ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य थे, उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की। जो सही नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उसने कई कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की। ये जो है आपका, ये आपका गलत है। उन्होंने कभी भी इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा सन 1933 ईस्वी तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। सर्वोदय, आर्य, टाइम्स ऑफ इंडिया या यंग इंडिया। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यंग इंडिया। गांधी जी द्वारा यह संपादित पत्र था जो 1919 से, कब से, 1919 ईस्वी से 1933 तक, लगभग 1933 ईस्वी तक निकलता रहा और 32 तक ये निकला। लेकिन इसके बाद 1933 में इसे हरिजन यानी अंग्रेजी और हरिजन बंधु यानी गुजराती तथा हरिजन सेवक हिंदी संपादित होने वाले प्रमुख समाचार पत्र थे, इसी का नाम रूपांतरित हो गया। यानी 1932 तक ये इसी हिसाब से निकलता रहा, यंग इंडिया के हिसाब से। लेकिन जब 1933 हुआ, 1933 से ये हरिजन और हरिजन बंधु और हरिजन सेवक इस नेम से निकलने लगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, कल्पना दत्त। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राजगुरु को। सैंडर्स की जो हत्या हुई थी उसमें भाग लेने के दोषी पाए जाने के कारण 23 मार्च 1931 को, कब, 23 मार्च 1931 ईस्वी को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी दी गई थी। इसे लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां तापमान पर क्या प्रभाव डालती हैं। तापमान को थोड़ा बढ़ाती हैं, तापमान को घटाती हैं, तापमान को बहुत अधिक बढ़ाती हैं, कोई प्रभाव नहीं डालती हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, तापमान को घटाती हैं। जो धूल भरी आंधियां हैं ये तापमान पर क्या प्रभाव डालती है, तापमान को घटा देती हैं। अगला क्वेश्चन, विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं। अक्षांश, रेखांश, समदाब या समताप। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जो विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं हैं उन्हें अक्षांश कहा जाता है, यानी लैटिट्यूड्स कहा जाता है। गारो और खासी जयंतियां, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गारो खासी जयंतियां मुख्य रूप से कहां पर पाए जाते हैं। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, छोटा नागपुर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मेघालय। जो गारो और खासी जनजातियां हैं ये मेघालय की जनजातियां हैं, इनको याद रखेंगे। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रायसीना हिल कहां है। रायसीना हिल कहां है। दिल्ली, श्रीनगर में पहाड़ी रूप जिसे पहाड़ी शंकराचार्य के रूप में जाना जाता है, वह जगह जहां जम्मू और कश्मीर के डोगरा शासकों ने अपने किले निर्मित किए। कन्याकुमारी में शैल रूप जहां स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित थी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नई दिल्ली। जो रायसीना है, हिल है, वो नई दिल्ली में स्थित है और भारत का राष्ट्रपति भवन यहीं पर स्थित है। और एक बात, रायसीना जो हिल्स है वो अरावली पर्वत श्रेणी का प्रमुख अंग है। अरावली पर्वत जो है उसका आरंभ यहीं से होता है, रायसीना हिल से, नई दिल्ली के साथ। अगला क्वेश्चन, सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला यानी रिफाइनरी कहां है। बहामास, बसरा, डिगमोई, टेक्सास। राइट आंसर इज ऑप्शन डी,
टेक्सास, सबसे जो पुरानी चालू प्रसंस्करणशाला यानी अभी भी चल रही है वो टेक्सास में है और 1934 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। 1934 में टेक्सास परिष्करणशाला अर्थात रिफाइनरी की स्थापना की गई थी और टेक्सास जो है वो अमेरिका का एक राज्य है। अगले क्वेश्चन के साथ बढ़ेंगे। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर बल देती है? जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था है वो किस पर बल देती है? राजनीतिक एवं सामाजिक मूल्य पर, समाजवादी एवं आर्थिक मूल्य पर, मानवीय एवं सांस्कृतिक मूल्य पर, आध्यात्मिक एवं धार्मिक मूल्य पर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, समाजवादी एवं आर्थिक मूल्यों पर बल देती है गांधीवादी अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या ढांचागत बेरोजगारी? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऐसे व्यक्ति जो अपनी श्रम शक्ति का कुछ न कुछ उपयोग करते रहते हैं किंतु जो उनकी सीमांत यानी अंत में जो उनकी उत्पादकता होगी वो शून्य होगी, वो आप कहेंगे कि वो प्रच्छन्न बेरोजगारी के शिकार हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था? सितंबर 2014, अगस्त 2015, जनवरी 2015 या जनवरी 2016? राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, जनवरी 2015 से प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किया गया था। कब से? 22 जनवरी से। 22 जनवरी 2015 से सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत हुई थी। और क्यों? क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के रूप में ही इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्मों का चयन कीजिए। चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन और गन्ना। ऑप्शन बी, मक्का, चना, ज्वार, कहवा और चाय। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का। गेहूं, चावल, गन्ना, दलहन और मक्का। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन और गन्ना। दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए सर्वाधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं? नकदी रिजर्व, जमा रिजर्व, बेसी रिजर्व या क्षणिक रिजर्व? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, वो नकदी रिजर्व कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है? भारत सरकार का अधिनियम 1935, जर्मनी का वेइमर संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, कनाडा का संविधान? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जर्मनी का वेइमर संविधान। इससे सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंधों पर। अगला क्वेश्चन, संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, बी.एन. राव, महात्मा गांधी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव संविधान प्रारूप समिति के समक्ष रखा था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 125 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 125 किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी उपबंधों से या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं से संबंधित उपबंधों से, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधानों से, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं सुविधाओं संबंधी प्रावधानों से? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के उपबंधों से संबंधित है अनुच्छेद 125। याद रखेंगे, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनके वेतन, उनके भत्ते और जो अन्य सुविधाएं उन्हें प्राप्त है, इसके बारे में अनुच्छेद 125 बताता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है? आर्टिकल 30, आर्टिकल 25 या आर्टिकल 39A, आर्टिकल 33B? तो राइट आंसर इसका है वो ऑप्शन सी है, आर्टिकल 39A। जो अनुच्छेद 39A है, यह मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करने का हमें अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन,
ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? 7 दिनों बाद, 15 दिनों बाद, 21 दिनों बाद या 28 दिनों के बाद, जिसमें रविवार शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 7 दिनों के बाद वह प्रभावी मान लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? फरनहरित, फाइकोबिलिन, कैरोटिनाइड, एंथोसायनिन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एंथोसायनिन। अगला क्वेश्चन देखिए, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा, अम्ल, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल या यव शर्करा यानी माल्टोस में। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सह संयोजी बंध में परमाणु इलेक्ट्रॉन क्यों साझा करते हैं? एक आदर्श गैस इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए, अपने परमाणु संख्याओं को बढ़ाने के लिए, आयन बनने और एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए, अधिक ध्रुवीय बनने के लिए। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, एक आदर्श गैस इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन, अपने चेहरे को उसके समान आकार से 4 गुना बड़े सीधे प्रतिबिंब के रूप में देखने के लिए एक लड़की को 120 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अवतल गोलाकार दर्पण के सामने कितनी दूर खड़ा रहना होगा? दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर या दर्पण से 65 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी, दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर उसे खड़ा होना होगा। अगला क्वेश्चन, एक बेसबॉल को हवा में ऊपर की तरफ फेंका जाता है, बॉल का अपने उच्चतम बिंदु पर त्वरण क्या होगा? 0 या जी से नीचे, 2g ऊपर या 2g से नीचे। तो 30 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, जी से नीचे। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य हिंदी से है कि बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बादशाही, बादशाहिन, बेगम या बादशाहीन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बेगम होगा। बादशाह शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो बेगम होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में काले छपे शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करके उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से छांटिए। भगवान शिव को आशुतोष माना जाता है। शिव को पिनाकी, लंबोदर, पियासु, पिनाक। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पिनाकी। शिव को पिनाकी भी कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्य में काले गहरे वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। देखिए, विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। एक वर्ड में क्या कहेंगे? विशेषज्ञ, परीक्षक, अध्यापक, समन्वयक। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, परीक्षक बनकर जाना है। किस क्रमांक में वाग वैभव का संधि विच्छेद सटीक है? वाग प्लस वैभव, वाक प्लस वैभव या वाक वैभव प्लस वाग वैभव। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वाक प्लस वैभव। और व्यंजन संधि का उदाहरण है, आगे देखते हैं। कूप मंडूक होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अत्यंत सीमित ज्ञान होगा, कुएं में गिरना, घर में रहना या बहरा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अत्यंत सीमित ज्ञान वाला व्यक्ति अर्थात कूप मंडूक होना। अगला देखिए, तर्क शक्ति से है क्वेश्चन पढ़िए कि दोनों शब्दों पक्षी, रेशो, पंख का एक दूसरे से एक निश्चित संबंध है। सही विकल्प का चयन करें जिसके दोनों शब्दों में वैसा ही संबंध मिले। व्हेल पानी, कुत्ता फेफड़े, कार पहिया, पेन कागज। तो ध्यान से आप पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश करें। तो देखिए क्या बन के आता है कि जिस तरह से जो पक्षी है वो पंख के बिना नहीं उड़ सकता, पक्षी जो है वो पंख के बिना नहीं उड़ सकता, ठीक उसी प्रकार जो कार है वो बिना पहिया के नहीं चल सकती। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार रेशियो पहिया। दिस इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, लेटर्स लिखे हैं इंग्लिश के YXW, UTS एंड फिर दिया है QPO, फिर MLK दिया हुआ है। अब ये दिया हुआ है और क्वेश्चन मार्क से पूछा कि यहां पर कौन सा शब्द आएगा। तो आप देखते हैं हम लोग
यहां बाई है, फिर बाई का इन्होंने क्या किया, यहां पर यू किया, और यू का क्यू हुआ, क्यू का क्या हुआ जाके यम, फिर एक्स का टी, टी का फिर पी हुआ, पी का यल हुआ, और इसी प्रकार से यहां डब्ल्यू, डब्ल्यू का यस हुआ, ओ, और फिर इधर लास्ट में के। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो 22 से जब यू यहां करेंगे तो क्या आ रहा है कि -4, यानी 4 अंक घटा के लिखेंगे। तो 22 से 4 जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। यू से जब -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। क्यू से जब -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा यम आ जाएगा, याद रहेगा। और यम से जब आप 4 माइनस करेंगे तो क्या शब्द आएगा, एम से माइनस करिए 4 तो आपका आई आएगा, आई आ गया। अब दूसरा शब्द लेते हैं एक्स से। एक्स से देखिए -4 किया, टी आ गया, फिर -4 किया, पी आ गया, पी में से -4 किया, एल आ गया। अब एल में से -4 करिए, एल जो दिया है एल में से 4 घटाइए, कितने पे जाएगा, तो आपका एच आएगा, क्या आएगा, एच। अब देख लीजिए आई एच से ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका डी ऑप्शन मिल रहा है, आई एच से और कोई शुरू नहीं है, तो अर्थात डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोगों को कि कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिनमें से प्रत्येक अक्षर को एक अंक निर्धारित किया गया है। इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उनके अंकों के सही क्रम को दिए गए विकल्पों में से दर्शाएं। तो देखिए इससे एक शब्द आपको सही से बनाना है, कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। एन आपका देखिए 5 दिया हुआ है इन्होंने, तो एन 5 है, एन हम लोगों ने यहां लिखा, चलो लिखते हैं। एन कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे है। फिर देखिए एन के बाद ऐसे शब्द सोच लीजिए, तो यू देखिए 1 पे दिया है, यू लिखा 1 दे दिया। फिर यम लिखा हम लोगों ने, यम कितने पे है, 2 नंबर पे है। फिर क्या लिखेंगे, वी लिख लीजिए, बी लिखा, बी कितने पे है, 6 पे है। ई लिखिए, ई कितने पे है, 3 पे है। आर लिखा, आर कितने पे है, 4 पे। तो देखिए 5 1 2 6, 5 1 2 6 3 4, अर्थात ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए इसमें मिल रहा है 5 1 2 6 3 4, ये नंबर आ गए आपके, तो अर्थात ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा जो ये स्टार लगा है चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनना है आपको। क्या पहले प्लस होगा, डिवाइड, फिर इक्वल एंड फिर माइनस होगा, या मल्टीप्लाई माइनस प्लस या इक्वल होगा, या प्लस होगा माइनस होगा या इक्वल डिवाइड रहेगा, या माइनस प्लस या इक्वल या डिवाइड होगा। तो 49 का जो राइट आंसर आपका बनेगा वो करके देखते हैं। जैसे 4 लिखा है इन्होंने, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 4 लिखा, इंटू करेंगे, 6 लिखा, फिर 6 के बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगाया, 6 किया, फिर प्लस कर दिया, 2 किया, इक्वल कितना हो जाएगा, 20। अर्थात ये आपका किस वाले कॉलम से सटीक सेट हो रहा है, तो आपका आंसर होगा वी, यानी पहले मल्टीप्लाई होगा, माइनस फिर प्लस फिर इक्वल करके 20। दिस इज द राइट आंसर, इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 कथनों के आगे 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। आपको कथनों की सत्य मानकर विचार करना है, चाहे भी सामान्यता ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से, यदि कोई हो, निश्चित रूप से दिए गए कथनों के आधार पर निकाला जा सकता है। तो देखिए कह रहा सभी कुत्ते पुस्तकें हैं। क्या कह रहा, सभी जो कुत्ते हैं ये सब क्या है, पुस्तकें हैं। सभी जो पुस्तकें हैं वो सभी चित्र हैं, आपके जितने भी पुस्तकें वो सभी चित्र हैं। तो इस पर निष्कर्ष दिया है कि सभी कुत्ते चित्र हैं या सभी पुस्तकें कुत्ते हैं, सभी चित्र कुत्ते हैं या कुछ चित्र पुस्तकें हैं। तो विकल्प आपके दिए हैं, केवल निष्कर्ष ए और 4, केवल निष्कर्ष 2 और 3, केवल निष्कर्ष 2 3, या निष्कर्ष 2 4 में से कोई भी लागू। तो इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा दोस्तों वो आपका बनेगा ऑप्शन ए, अर्थात केवल निष्कर्ष
1 और 4 लागू हो रहा है, यानी सभी कुत्ते जो है वो तो चित्र बताया गया ही था, और कुछ चित्र जो है वो पुस्तकें भी होगा, क्योंकि जब उसी का भाग है तो कुछ होगा, तो अर्थात ये आपका आंसर ए करेक्ट होगा। करंट अफेयर से देखिए क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो राइट आंसर इसका होगा दोस्तों ऑप्शन बी, महाराष्ट्र सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन, किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष चुना गया है? अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया, जापान। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडिया को। फिलीपींस के मनीला में यह कार्यकारी बोर्ड की बैठक हुई और इसमें 2022 से 24 तक के लिए भारत को सर्वसम्मति से एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष चुना गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 19 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन के मार्क को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। रिलायंस, माइक्रोमैक्स, टाटा इंडस्ट्रीज, अडानी ग्रुप। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रिलायंस की कंपनी। अगला क्वेश्चन, किसे 2022-23 के लिए नैसकॉम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? दिनेश पंकज त्रिमूर्ति, राजेश शर्मा या कृष्ण रामानुजम। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कृष्ण रामानुजम को नैसकॉम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। कब के लिए? 22-23 के लिए नियुक्त किया गया है। चीन के हांगजो में होने वाले एशियन गेम्स, अब ये ध्यान रखिए, चीन के हांगजो शहर में एशियन गेम्स होंगे 2022 के लिए, हाल ही में कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? 2023, 2024, 2025 या 2026? तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए, 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार के साथ लिख ले, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको कल और परसों के पेपर में सीधा सीधा छपा मिले, तो इसे नोट जरूर कर ले, लर्न कर ले कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 150वां, 155, 160 या 145? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका ऑप्शन ए है कि भारत जो है वो 150वें नंबर पर है, और पिछले साल भारत 142वें नंबर पर था। ये चीज याद रखेंगे। और ये रिपोर्ट देता कौन है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। कौन देता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा कांच का पुल खोला गया है? इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, जो कांच का सबसे ऊंचा पुल खोला गया है वो वियतनाम में खोला गया है। कहां पर? वियतनाम में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन सा बन गया है? एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यूनियन बैंक, आईडीएफसी बैंक। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यूनियन बैंक जो है वो एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक बन गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे हिमतेंदुआ संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है? परवेश वर्मा, चारुदत्त मिश्रा, कृष्ण कुमार, रोशन लाल। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, चारुदत्त मिश्रा को व्हिटली अवार्ड दिया गया है। याद रखेंगे आप लोग। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभंकर किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभंकर किसे नियुक्त किया गया है? धाकड़, चाचा चौधरी, इंडियन टाइगर, स्पाइडरमैन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, धाकड़। केंद्रीय खेल मंत्री जो थे अनुराग ठाकुर, इन्होंने पंचकुला में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आधिकारिक लोगो यानी आधिकारिक जर्सी और थीम गीत के साथ शुभंकर जो था मैस्कट यानी धाकड़ को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे मंदिर भी कहते हैं। महालक्ष्मी, वीरभद्र, महाकाल या मुरुगन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वीरभद्र मंदिर भी इसे कहा जाता है। निम्न में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? अंग्रेजी, अरबी, जापानी, चाइनीज। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जापानी जो है वो
संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं 6 हैं, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। याद रखेंगे 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है वहां। राजबाड़ा महल सांस्कृतिक धरोहर परियोजना कहां स्थित है? जबलपुर, मांडू, उज्जैन या इंदौर? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंदौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1952, 1942, 1947, 1995? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? बेतवा, महानदी, कृष्णा या गोदावरी? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये महानदी पर बनाया गया है और कहां पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जो मध्य प्रदेश है आपका वो दालों में सबसे अधिक उत्पादन करता है। देश का लगभग 23% ये उत्पादन करता है दाल का। यहां पर भारत का प्रथम स्वनिर्मित पावर प्लांट कहां स्थित है? ट्राम्बे, कोटा, कल्पक्कम, तारापुर? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कल्पक्कम में। कहां पर? कल्पक्कम तमिलनाडु में स्थित है और यह भारत का पहला स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकता है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 168? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकता है। युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, इसको भी लिख लीजिए आप लोग। युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? भावना कंठ, शालिजा धामी, मिंटी अग्रवाल, अपर्णा कुमार? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिंटी अग्रवाल जो है ये भारतीय वायुसेना के साथ लड़ाकू नियंत्रक की स्क्वाड्रन लीडर है। वह युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला है। उन्हें यह पदक जो था वो 2019 कब 2019 में जो बालाकोट हवाई हमले के दौरान भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के मार्गदर्शन के लिए मिला था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, 1968 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कैफी आजमी, बुद्धदेव बसु, हरिवंश राय बच्चन, अमृता प्रीतम? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हरिवंश राय बच्चन को 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था? दो चट्टाने, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। शशि थरूर और नंद किशोर आचार्य को 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन के साथ बढ़ेंगे। इससे पहले एक सूचना कि अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग 9005124256 पर आप व्हाट्सएप करें और लिखें यूपी ट्रिपल एससी पेट। पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप लोग आज प्रैक्टिस कर लें, सॉल्व कर लें, क्योंकि टुमारो से आप लोगों का पेपर्स है। सभी लोगों को ऑल द बेस्ट है। सभी लोग आज कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करेंगे। सभी के लिए दुआ करेंगे कि सभी लोग अच्छा करके आएंगे। स्कोर सभी का 70+ होगा, तभी काम होगा। आगे देखते हैं, हिंदी का पैराग्राफ रीड करते हैं। विचार विनिमय के लिए केवल मनुष्य को ही वाणी का वरदान प्राप्त है। पशु पक्षी अपने भाव और विचार शारीरिक मुद्राओं और संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं। वाणी के अनेक रूप हैं जो भाषा और बोली कहलाते हैं। प्रायः सभी स्वतंत्र देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। उनके साथ स्थानीय बोलियां भी हैं जो भाषा का ही प्रादेशिक रूप हैं। सबसे अधिक सुगम, सरल और स्वाभाविक भाषा मातृभाषा कहलाती है। यह बालक को जन्मजात संस्कार से मिलती है और अन्य भाषाएं अर्जित भाषाएं होती हैं जो अभ्यास द्वारा सीखी जाती हैं। अपने घर परिवार, वर्ग, जाति और देश के मध्य विचार विनिमय के लिए सबसे सरल मातृभाषा ही है। अपनी मातृभाषा द्वारा जितनी सहजता से भाव व्यक्त किया जा सकता है वैसा सहज सामर्थ्य किसी अन्य अर्जित भाषा में नहीं होता। राष्ट्र की एकता और पारस्परिक विचार विनिमय की सुविधा के लिए राष्ट्रभाषा की आवश्यकता में किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। सभी राष्ट्र अपनी राष्ट्रभाषा को सम्मान देते और व्यवहार में लाते हैं। स्वतंत्र भारत में भी हमें अपने राष्ट्र की भाषाओं को अपनाना चाहिए।
राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान के लिए यह आवश्यक है। ये क्वेश्चन आपका है, पढ़िए कि राष्ट्रभाषा का महत्व इस तथ्य में निहित है कि वह राष्ट्र को खंडित करने में सहायक होती है, राष्ट्रीय एकता की द्योतक है, राष्ट्रीय शक्तियों को दृढ़ करती है या जातीय विकास में सहायक है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। अगर पैरा आपने सही से पढ़ा है तो वो राष्ट्रीय एकता की द्योतक है हमारी राष्ट्रभाषा। आगे पढ़ते हैं। राष्ट्र का गौरव सुरक्षित रह सकता है भाषाई विवादों को प्रश्रय देने से, विदेशी भाषाओं को अपनाने से, स्वभाषाओं को ग्रहण करने से, राष्ट्रभाषा का विरोध करने से। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, स्वभाषाओं को ग्रहण करने से, यानी अपनी भाषाओं को ग्रहण करने से ही राष्ट्र का गौरव सुरक्षित रह सकता है। अगला क्वेश्चन, भाषा द्वारा भावाभिव्यक्ति करने में समर्थ होते हैं चहचहाते पक्षी, वाणी का वरदान प्राप्त मनुष्य, कल कल बहता पानी, विभिन्न प्रकार के पशु। राइट आंसर इज ऑप्शन वी, वाणी का वरदान प्राप्त मनुष्य ही भाषा द्वारा अपनी भाव अभिव्यक्ति कर सकते हैं, अपने बातों विचारों को प्रकट कर सकते हैं। मातृभाषा वह भाषा है जो सर्वाधिक ग्राह्य, लचीला और स्वाभाविक है, कठोर, निरर्थक और दुरूह है, मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध करता है, ज्ञान क्षेत्र को सीमित करता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मातृभाषा वह भाषा है जो सर्वाधिक ग्राह्य, लचीला और स्वाभाविक है। अगला क्वेश्चन, हमारी मातृभाषा की आवश्यकता होती है, हमें क्यों मातृभाषा की आवश्यकता होती है? धनोपार्जन में सहायक होती है, भाव अभिव्यक्ति का सहज साधन है, शारीरिक मुद्राओं और संकेतों का दर्पण है, ज्ञान क्षेत्र का संकुचन करती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भाव और अभिव्यक्ति का सहज साधन है। अगला क्वेश्चन, पैराग्राफ फिर से है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है आपको। अगर पैराग्राफ सॉल्व करने में परेशानी है तो आप लोग बताएं, और पहली बात आप लोग कम से कम 2-3 टाइम इस पैराग्राफ को रीड करें। अगर नहीं आंसर आ रहा है उसके बाद में आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए, कुछ महापुरुष तटस्थ होकर चिंतन करते हैं और अन्वीक्षण, चिंतन, मनन, विश्लेषण, संश्लेषण आदि के आधार पर नई व्यवस्था की कल्पना करते हैं तथा नए मूल्यों, नए आदर्शों तथा नई आस्थाओं का सृजन करते हैं। नई व्यवस्था देने वाले ऐसे तटस्थ चिंतक धन्य होते हैं, क्योंकि केवल आलोचना करते रहना तो सरल है किंतु उपाय बताना कठिन है। मार्क्स ने कुछ उपाय बताए और लेनिन ने उन्हें मूर्त रूप दिया। रूसो, लास्की आदि ने भी उपाय बताए, उन्हें साकार करना अन्य जन पर निर्भर रहा। किंतु कुछ महापुरुष और भी आगे बढ़ गए, उन्होंने केवल उपाय नहीं बताया बल्कि स्वयं एक निष्ठा से उस पर आचरण करने के लिए जुट गए। महात्मा गांधी ने जो समझा वही कहा और जो कहा वही किया। उनके विचार कथनी और करनी एक ही थे, उनमें अपनी बात कहने और आचरण करने का साहस था। उनका जीवन अपने सुझाए हुए उपायों एवं आदर्शों के आधार पर विहित प्रयोगों और अनुभवों की सजीव श्रृंखला है। महात्मा गांधी काल के प्रभाव के साथ नहीं बहे, वे युग प्रवर्तक हो गए। गांधी महान और अलौकिक पुरुष थे। देखते हैं इस गद्यांश के लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा है। वे केवल सिद्धांतवादी थे, उनकी कथनी और करनी में अंतर था। वे केवल आदर्शवादी थे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है दोस्तों इसका वो आपका होगा ऑप्शन डी कि उपयुक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि अगर ये यहां पे लिखा होता कि उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था, समान था, तो आपका आंसर सही होता। इसलिए यहां पर कोई विकल्प सही नहीं है, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है? स्वांतः सुखाय ऊहापोह करना, एकांत में बैठकर सोचना, निष्पक्ष होकर सोच विचार करना या गंभीर चिंतन करना। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, निष्पक्ष होकर सोच विचार करना, यह तटस्थ चिंतन का आशय है। अगला क्वेश्चन, उक्त गद्यांश का संबंध किससे है? आदर्शवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद या कर्मवाद? राइट आंसर होगा यहां पर आपका ऑप्शन डी, कर्मवाद। किससे संबंधित है? कर्मवाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या वर्णित किया है? कुछ महापुरुषों का चरित्र चित्रण किया है, मार्क्स के सिद्धांतों की व्याख्या की है, मात्र महात्मा गांधी के चरित्र की विशिष्टता का कारण बताया है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन का महत्व मात्र समझाया है। राइट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन ए, कुछ महापुरुषों का चरित्र चित्रण किया है। अगला क्वेश्चन, इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में क्या कहा है? उन्होंने नए मूल्यों की स्थापना की, उन्होंने कुछ नए आदर्श स्थापित किए, उन्होंने उपाय तो बताए पर उनका कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया, वे यथार्थवादी थे। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, उन्होंने
उपाय बताए पर उनका कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और सभी लोगों को एडवांस पे ऑल द बेस्ट। सभी लोग अच्छे से अच्छा पेपर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।